नमस्ते मित्रों। प्रस्तुत है कहानी कीमत का शेष भाग। अभी तक आपने सुना है कि नायरा जो कि अपने मायके में बड़ी है, भाई बहनों में, ससुराल में भी बड़ी बहू बन आई है। ससुराल में जैसा कि अक्सर होता है, उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियों का भार है। अब वह प्रेग्नेंट है और उसी बीच उसकी ननद का विवाह भी होना है। उसका काम का बोझ कुछ कम करने के लिए घर में ऊपरी काम के लिए एक मेड और खाना बनाने के लिए महाराजिन लगा ली गई है। सासू माँ अनामिका चाहती है कि बहू को थोड़ा आराम तो मिले। उन्हें पोते की बड़ी आस है। अब इसके आगे नायरा पर दिन भर घर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू जो है वह वक्त बीतता जा रहा था और अर्पिता की शादी भी किसी तरह से नायरा ने निपटा ही डाली। वक्त भी अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। नायरा की डिलीवरी हुई। मुबारक हो बहू, बेटी हुई है तुम्हारे। नायरा ने जब सुना तो उदास हो गई, क्योंकि मम्मी जी को तो चिराग चाहिए था घर आने के लिए। बेटी की आने की खुशी जहाँ एक और सबको थी, वही अनामिका जी को बिल्कुल भी नहीं। वक्त बीतता गया और अनामिका जी का गुस्सा भी बढ़ने लगा। आखिर उन्होंने एक हफ्ते के बाद गुस्सा भी कम होता गया। आखिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी रानी को स्वीकार ही लिया। वह भी यह बोलते हुए कि जल्दी ही अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया लेती आए। सभी उनकी ये बात सुनकर खिलखिला दिए थे, मगर नायरा सिर्फ मुस्कुराकर मम्मी जी की फरमाइश सुन रही थी, जो उसके हाथों में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में थी। बेटी बेटा तो एक स्वरूप है, ना तो बेटी कम है ना बेटा कम है। ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी अर्पिता रिया राजवीर या इन दो नालायकों से कम है क्या? अरे बहू, अच्छा हुआ, वरना ये तीन मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए, पोती होने का घमंड ज्यादा मत करिए। पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है। सासू माँ अनामिका जी ने ससुर जी से कहा और पोती का नाम झट से रख दिया, पूर्णिमा। यह नाम घर के कोने कोने में गूंजने लगा। समय के साथ पूर्णिमा बड़ी होती गई और नायरा के काम बढ़ते गए। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जो ज्यादा से ज्यादा नायरा के ऊपर ही डिपेंड था। पूर्णिमा को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, उसका तेल मालिश, उसका नहलाना, उसका सब कुछ। और सब कुछ बड़ा मुश्किल भी था। पूर्णिमा के पूजा पाठ में भी सब कुछ उसे ही तो निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते नायरा थक सी रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर के किसी कोने में मेरे लिए आवाज आए कि बहू तुम भी आराम कर लो। मैं इस आवाज के लिए तरस गई हूँ। तुम्हारी तो ना नींद पूरी होती है और ना पूर्णिमा की भूख। पूरे दिन जागना, रात रात भर पूर्णिमा के लिए जागना, उसके पीछे तुम्हें भी जागना पड़ता है और उसके बाद सुबह के काम भी तो रहते हैं। कितना मुश्किल सफर है तुम लोगों का बेटा। इतना कहकर अनामिका जी वहां से हट जाती। कितना मुश्किल सफर है लड़कियों का, फिर भी सबको उसमें कमी दिख जाती। वक्त के साथ पूर्णिमा भी बड़ी होने लगी। घर वाले चैन की नींद सोते होते, वही नायरा ना तो नींद पूरी ले पाती और ना ही आराम उसका हो पाता। कभी कभी नायरा किचन में खाना बनाती रहती, तभी पूर्णिमा सोकर उठ जाती और उसे अपने पास न पाकर रोने लग जाती। तब नायरा किचन को जैसा तैसा छोड़कर गैस को कम करके कमरे में पूर्णिमा के पास जाती। तभी उसे ध्यान आ जाता कि गैस बंद करना था और वह गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक पूर्णिमा सोती रहती, नायरा अपने कामों को निपटाने में लगी रहती। लेकिन इतना आसान कहाँ होता है अकेले सुपर वुमन बनना। वक्त बीतता गया, पूर्णिमा भी समय के साथ बड़ी होती गई। नायरा की परेशानियां कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। पूर्णिमा की पसंद का लंच बनाना, उसकी हर छोटी मोटी बातों को पूरा करना, जैसे नायरा का ही तो काम था। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते। शादी के बाद अर्पिता अक्सर यहीं पड़ी रहती, दो दो तीन तीन महीने। पर कभी कोई ये नहीं सोचता कि भाभी भी तो थक जाती होगी। बल्कि अर्पिता ये जरूर पूर्णिमा से कहती, तुम्हारी मम्मी तो सुपर वुमन है। ये कह के अर्पिता खिलखिला के हंस देती। राजवीर, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं कि नायरा कैसा महसूस करती है, या कि वो थक भी जाती है या उसे भी आराम की जरूरत है।
बल्कि उल्टा उसे कहते, तुम हर काम में निहायत ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज्यादा आलसी हो गई हो। एक समय तुम हर काम में कितनी एक्टिव रहती थी, पर अब तुम बिल्कुल सुस्त होती जा रही हो। राजवीर ने बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा सुनो, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम पूर्णिमा को स्कूल से लेती आना। नायरा सोचने लगी, क्या पूर्णिमा सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? राजवीर अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को कह सकते हैं। लेकिन नायरा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब नायरा की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अनामिका जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। अब क्या हुआ? नायरा के लिए अब एक और आफत बढ़ गई। अनामिका जी की मालिश और रोज हर काम से खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाना। ये सब करते करते नायरा के शादी को अब 9 साल बीत चुके थे। लेकिन नायरा ने कभी उफ भी नहीं की। हर कोई उसे सुना सुना कर निकल जाता, लेकिन नायरा चुपचाप सुनती रहती। एक रोज उसने राजवीर से बात करने की कोशिश की, तो राजवीर ने उल्टा जवाब दे दिया, तो कौन करेगा ये सब? माँ करेगी क्या? अरे जब उन्हें ही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाती वो? और तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बोलो, मैं तुम्हें दिला दूं। नायरा ने राजवीर से कुछ कहना भी ठीक नहीं समझा। वो तो समझ चुकी थी कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। नायरा एक रोज खुद को बिल्कुल बीमार सा महसूस कर रही थी। उसने सारे काम निपटा कर पूर्णिमा को सुला दिया, फिर अपने घर अपनी बहन से बातें करने लगी। बात ही बात में नायरा फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिखाया। क्यों नहीं तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने घर में आ जाओ? नायरा जानती थी कि इतना आसान नहीं है इस घर से बाहर निकलना। एक दिन उसने राजवीर से कहा, राजवीर मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। राजवीर ने अनामिका जी की तरह ही ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें? करती क्या हो? रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। शादी के 10 साल गुजर गए हैं राजवीर, मगर आप अभी तक यह नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूँ। नायरा ने राजवीर से कहा, हाँ, वैसे भी आप कहाँ से जानेंगे? यह सब जब आपको करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। अब तो नायरा ने तय कर लिया, आज जो कुछ भी हो जाए वह राजवीर को समझा कर ही रहेगी कि वह करती क्या है। इन 10 सालों में उसने किया क्या है। तो राजवीर जरा बैठिए तो सुनिए, आपकी बीवी करती क्या है, सुनिए। जब पूरा घर सोता है तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। नाश्ता पानी से लेकर खाना पीना तक। इतना ही नहीं, सबकी फरमाइशों को भी पूरा करती है। पूर्णिमा को स्कूल से लाना, छोड़ना, घर पर उसका होमवर्क पूरा करना और सासू माँ की मालिश, एक्सरसाइज करवाना। और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है? नहीं पता ना आपको? तो जानिए कि वह भी क्या होता है। उसके बाद जिस वक्त आप उलाहना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डिब्बा और रोज की तरह यह याद दिलाना कि पूर्णिमा को आप लेने जाएंगे या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ काम पता है क्या होता है? टेबल पर फड़फड़ाता हुआ अखबार जिसके ऊपर चाय का कप रखा होता है, बाथरूम में पड़े आपके और पूर्णिमा के गीले चड्डी बनियान और ठीक से बंद न किया हुआ गिरता पानी, बिस्तर पर गीला तौलिया और हेयर ऑयल का ढक्कन खुला हुआ, बोतल फेंका रहता है ढक्कन खुला हुआ बोतल फेंका रहता है, जिससे न जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में मेहनत लगती है, मालूम है आपको? अलमारी से निकली हुई 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट, जिनमें से एक जोड़ा ही आप पहन कर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर ही फेंक कर निकल जाते हैं। पूर्णिमा के द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी, जिस पर पूर्णिमा की पसंद का कार्टून नेटवर्क चलता रहता है। और मैं, नायरा, आपकी पत्नी, जिसे यह सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही हूँ इन 10 सालों से, जो आज तक किसी को न दिखा। कभी आपने सोचा कि कैसे यह घर हरदम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा। क्यों सोचिएगा, यह तो औरतों का काम है ही। बोल दीजिए। नायरा की आंखें इतना सब कुछ बोलते बोलते भर आई, गला भी रुंध गया। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटों की मेहनत करके आपके घर को चमकाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है?
हर सुबह फ्रिज को साफ करना और दूध दही और घर के बाकी राशन को व्यवस्थित रखना, उनकी लिस्ट बनाना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई पैसे को जोड़ना, कितना किसमें क्या बचा, कितना लगा, उसके ऊपर पूर्णिमा की पढ़ाई पर भी ध्यान देना। कभी सोचा आपने या आपके परिवार ने हर दिन अलग अलग फरमाइशों का नाश्ता, दोपहर रात का खाना कैसे बदलता है, मेज को खाने पर कैसे सजाया जाता है, खुद को कहाँ कुछ करना है, वो करती तो है। एक बहुत बड़ा काम आप भी सभी लोग मिलकर करते हैं, मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में दोष ढूंढने का काम। बस राजवीर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कुछ समय के लिए मेरे पियर जा रही हूँ, मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ राजवीर। राजवीर ने नायरा की बात को काटते हुए कहा, तो घर कौन देखेगा, हमारे सारे काम टाइम पर, और नाश्ता खाना, पूर्णिमा का स्कूल भी तो छूट जाएगा। मैं अकेले जाऊंगी राजवीर, पूर्णिमा यहीं रहेगी, इतनी छोटी बच्चे को कौन संभालेगा। क्यों, पूर्णिमा आपकी बच्ची नहीं है या इस परिवार की बेटी नहीं है। राजवीर, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ, आप माँ से बात कर लीजिए। रही बात पूर्णिमा की, तो मैं उसे साथ भले लिए जाऊंगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ यानी चाहती हूँ बस। राजवीर अब तक सब कुछ शांत होकर सुनता रहा, और फिर उसने सुबह होते ही नायरा से माफी मांगी। राजवीर ने अपनी माँ अनामिका जी से पूछा, माँ, नायरा कुछ दिनों के लिए अपने पियर जाना चाहती है। अरे, अचानक ऐसा क्या हो गया, नायरा चली जाएगी तो यहाँ का सब काम कौन देखेगा। अरे माँ, नायरा से क्या पूछ रही हो, अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है। राजवीर ने माँ को, नायरन नायरा किचन में खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक लंबे अरसे के बाद नायरा अपने घर जाने वाली थी, बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने राजवीर से पूछा, अरे ठीक है, तो कब है वापस। नायरा बहू, कल चली जाओ और एक दिन रह कर आ जाना। लेकिन सोचते सोचते बोली, बहू तुम अपना सामान पैक करो, कल ही राज तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के घर छोड़ आएगा। जी पापा, नायरा ने जवाब दिया। वो बड़ी खुश थी कि कितने सालों के बाद इस घर की दहलीज से निकलकर अपने मायके की दहलीज पर कदम रखेगी, खुलकर हंसेगी, बोलेगी, सोएगी, सांस लेगी। नायरा ने रात में चने भिगो दिए और सुबह उठते ही चने की दाल का भरवा पराठा, खीर, आलू टमाटर की सब्जी बना दी। सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई। अर्पिता ने नायरा को इतना खुश होते हुए देखा तो पूछा, अरे भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है क्या। हाँ अर्पिता, मैं अभी घर से मेरे पीहर के लिए निकल रही हूँ, कल मम्मी जी से पूछा तभी जा रही हूँ। अर्पिता ने सुनकर बड़ी दुखी हो गई, फिर बोली, कब आएंगी वापस आप। देखिए 2 दिन रुक कर देखिए 2 दिन, या और कुछ देख सोचा नहीं अभी। 2 दिन सुनकर अर्पिता खुश हो गई। नायरा अर्पिता की भावनाएं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी पतिदेव ने आवाज लगाई, अरे नायरा निकलो भाई, देर हो रही है। जी आई। अनामिका जी के चरण स्पर्श करके और पापा जी के भी पांव छूकर। तब अनामिका जी तुरंत बोली, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिना यह घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, नायरा ने जवाब दिया, और इधर नायरा अपनी बेटी के साथ पीहर आ गई और सबसे सालों के बाद मिलकर बड़ी खुश हो गई। राजवीर के जाते ही नायरा बड़ी खुश हुई, और फिर क्या, शाम के खाने पर उसने इन 10 सालों की कहानी 10 मिनट भी न लगाते हुए सुना दी। सभी चकित रह गए, इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। नायरा ने 2 दिन रहकर जाना नहीं सोचा था, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी में फोन करके पूछ लिया, कुछ दिन और रुक जाओ। अब बेचारे पतिदेव राजवीर शांत थे। ठीक है, रे आओ, लेकिन घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है नायरा। जी आप सब तो वही है, मैं ही नहीं हूं तो क्या बिगड़ रहा है, घर पर सब ठीक है। राजवीर ने दबे मन से कह दिया, ठीक, बाद में बात करती हूँ। नायरा ने इतना कहकर फोन रख दिया। नायरा इन दिनों बड़ी कमजोर हो चुकी थी। सबने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम आया। डॉक्टर ने आराम को लिखा और खूब खाने को कहा। नायरा बताने लगी, वहां तो मैं पानी तक सही से नहीं पी पाती हूँ, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोलकर उसकी आंखें छलक आई।
करते करते नायरा एक हफ्ते किसी तरह घर में रुकी रही। एक दिन नायरा को लेने उसके घर से राजवीर और उसका देवर वरुण भी आ गया। अब तो नायरा चाहकर भी रुक नहीं सकी। भारी मन से वो अपने ससुराल आ गई। इधर जब वो ससुराल आई तो उसने देखा पूरा घर बिखरा पड़ा है। किचन में उसकी छोटी ननद रिया खाना बना रही थी और अनामिका जी लगातार उसकी मदद कर रही थी। नायरा चुपचाप अपने कमरे से ये सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह नायरा जल्दी नहीं उठी और उसे किचन से अर्पिता के बड़बड़ाने की आवाज आई। जब भाभी गई थी तो ठीक ठाक थी, वहां जाते ही बीमार पड़ गई। तभी ससुर जी ने टोकते हुए कहा, क्यों, क्या वह इंसान नहीं है? 365 दिन तो इस घर में नायरा ही दिखती रही हर जगह। अब अगर बीमार है तो आराम कर लेने दो उसे। अर्पिता चुप हो गई और अनामिका जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का यह स्वरूप नायरा को सुकून दे रहा था कि तभी पापा जी ने बड़ी जोर से बरामदे में बैठे बैठे कहा, अनामिका जी जरा पकोड़े तल दीजिए तो बड़ा मजा आ जाएगा। अनामिका ने पापा जी को जवाब दिया, अभी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े टपक रहा है और इनको पकोड़े चाहिए। पकोड़े की तरह मुझे तलने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया है। अरे भगवान, पकोड़े और आपके पसीने से क्या लेना देना। अच्छा तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, आप सब समझ में आ जाएगा पकोड़े की कीमत। अनामिका जी ने पापा जी को जवाब देते हुए कहा। पापा जी ने जोर से ठहाका लगाया, बोले, वाह भाई वाह, 2 रोज खड़े होने पर तुम सब इतनी परेशान हो गई। लेकिन क्या किसी ने नायरा बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा ना, कि कभी नायरा बहू ने यह कहा किसी से कि खुद के फरमाइश को खुद से पूरा करिए, या कभी बहू ने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है। बल्कि हमेशा ही उसने सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाया है सबको। कभी भी उसे किसी को ताना मारते या बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसने किसी की बुराई की। हमेशा जी जी कहते सिर हिलाती रहती बहू। ऐसी बहू सबको नहीं मिलती। अनामिका जी, आज आपकी बिटिया किचन में खड़ी हो गई तो आपको समझ में आ गया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में अब मिलकर काम करे तो बहू भी भला क्यों बीमार होगी। नायरा यह सब अपने कमरे से सुन रही थी। उसकी आंखें भर उठी। तभी अनामिका जी ने तय किया, आज से सभी लोग मिलकर ही काम को निपटाएंगे ताकि बहू को भी काम थोड़ा कम हो जाए। नायरा ने उसी दिन पापा जी के पसंद के पकोड़े तलकर उन्हें खिलाए। उस दिन ये सभी को समझ में आया, नायरा इस घर का वह हिस्सा है जिसने पूरे घर को सहेज रखा है। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी कीमत। इस कहानी का शेष भाग। एक जिम्मेदार बहू के कामों का तो कभी अंत ही नहीं होता, लेकिन घर के अन्य सदस्यों का भी तो जिम्मेदारी है कि बहू के कामों में हाथ बटाए, तब तो बहू भी प्रसन्न रहेगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको पापा जी का व्यवहार कैसा लगा ये भी बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।